वित्त मंत्री के पिटारे में क्या होने वाला है, खासकर तब जब इंडियन इकोनॉमी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस बजट से देश के तमाम लोगों को, हर सेक्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाए, जिससे 30 से 35% की जो कमी उसके अंदर होगी, उससे एक आम आदमी को राहत मिलेगी। पेट्रोल में राज्य सरकार भी अपनी तरफ से टैक्स को ऐड करती है। जब डॉलर बढ़ता है, घटता है तो हम बढ़ा देते हैं, जब लेकिन वो घटता है तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के देश में भाव क्यों नहीं घटते। कई में किसान की चिंता के भाव बनाने वाले कृषि मंत्री अब तो मध्य प्रदेश से ही। कंप्लीट गाड़ी अगर लेते हैं तो 5% जीएसटी लग रहा है, और अलग से हम कुछ पार्ट्स बुला रहे हैं तो 18% जीएसटी लग रहा है, और बैटरी अगर खरीदते हैं तो 28% जीएसटी। आने वाला भविष्य ईवी के लिए तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। गारंटेड पेंशन जो शासन केंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे कि सभी को पेंशन अच्छी मिलेगी। ये एक बड़ा अच्छी घटना है। यदि घर से कह सकते हैं बजट बिगड़ना शुरू होगा तो आगे तक बजट बिगड़ेगा। तो मेरा उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट उस पर भी कुछ वर्क करेगी। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट 23 जुलाई को पेश होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री 7वीं बार ये बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से देश के तमाम लोगों को, हर सेक्टर्स को बड़ी उम्मीदें हैं कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे में क्या होने वाला है, खासकर तब जब इंडियन इकोनॉमी ने ज़ोरदार प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है। और जानकार ये भी कह रहे हैं कि फ़िलहाल बजट को लेकर कोई कमी नहीं है, सरकार के पास फंड की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है। टॉक शो को आगे बढ़ाएंगे बजट को लेकर। उससे पहले मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं कि हमारे साथ ये तमाम जो बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, कौन कौन है। नवनीत गर्ग हैं हमारे साथ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ओमनाथ शर्मा हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। संतोष बैरागी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आम आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए पंकज भार्गव हैं हमारे साथ। एजुकेशन सेक्टर से अमित गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। रियल इस्टेट से दिनेश विश्वकर्मा हैं। टूरिज्म और होटल सेक्टर से संतोष लोवंशी हैं। बीजेपी से हमारे साथ गुंजन चौकसे हैं प्रवक्ता, और कांग्रेस से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुर सिन्हा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ईवी इंडस्ट्री से महेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईवी इंडस्ट्री की बड़ी उम्मीदें हैं भारत सरकार से। ईवी इंडस्ट्री को लगता है कि इस बार मोदी सरकार की नज़रें ज़रूर इनायत होंगी और कुछ बेहतर पॉलिसी के साथ ईवी इंडस्ट्री इस देश में आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले हम आम आदमी से बात करते हैं, कॉमन मैन से बात करते हैं। पंकज जी, निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। भारत के लोगों को, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को क्या उम्मीदें हैं मोदी जी की सरकार से और निर्मला सीतारमण से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, पेट्रोलियम पदार्थों को लेके सबसे बड़ी पीड़ा आज आम आदमी के सामने है। पेट्रोल के जो भाव 116 रुपये मध्य प्रदेश के अंदर हैं, रसोई गैस जो 900 रुपये के आसपास है। तो अब जो बजट हमारा 23 जुलाई को पेश होने वाला है, उसमें हम चाहेंगे कि मोदी सरकार जो है जीएसटी के दायरे में पेट्रोल को लाए, जिससे 30 से 35% की जो कमी उसके अंदर होगी, उससे एक आम आदमी को राहत मिलेगी। ऐसी हम आने वाले बजट से उम्मीद करते हैं। जाहिर है मध्य प्रदेश में पेट्रोल काफ़ी महंगा है। ऐसा बीच में कई बार ये भी सामने आया है कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल देश भर में बिकता है। तो ये एक बड़ा विषय है और सीधे तौर पर बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाला है। जाहिर तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, सबको उम्मीदें हैं कि बजट में इस बार कुछ विशेष प्रावधान होंगे, खासकर जीएसटी को लेकर। सर, आप ये बताइए कि जीएसटी में अगर पेट्रोलियम पदार्थ आ जाते हैं, खासकर पेट्रोल की अगर बात करें, तो कितनी राहत मिलेगी आम जनता को, और क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में ये सारी चीज़ शामिल हो सकती है? जीएसटी अगर दायरे में, पेट्रोलियम पदार्थ अगर जीएसटी के दायरे में आते हैं तो नेचुरली इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा मिलेगा। वो उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। तो कहाँ पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं, हमेशा ये बात उठती रही, हमेशा ये मांग उठती रही है कि मोदी सरकार जीएसटी के दायरे में ले सकती है पेट्रोलियम पदार्थों को। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है? एक्चुअल में इसमें राज्य सरकार का भी डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल है। सेंट्रल अकेले अगर डिसीजन ले सकती होती तो बहुत पहले ले चुकी होती। तो राज्य सरकारों की आमदनी को भी ध्यान में रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो राज्य सरकार का थोड़ा सा विरोध रहता है, क्योंकि पेट्रोल में राज्य सरकार भी अपनी तरफ से टैक्स को ऐड करती है। शायद इसीलिए मध्य प्रदेश में
पेट्रोल 116 रुपये लीटर मिल रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं इस बार के बजट से, मोदी सरकार के बजट से? खासकर अभी अगर मैं पेट्रोलियम पदार्थों की बात करूं तो क्या पॉसिबल है, जीएसटी के दायरे में आ सकता है, राज्यों के साथ समन्वय बन सकता है? देखिए, आप अगर देखें कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी बजट के लिए इनकम के सोर्सेज हैं, उसमें से पेट्रोलियम पदार्थ एक बड़ा अहम सोर्स है, और कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाह रही कि उसका वो जो एक आय का स्रोत है वो चला जाए। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल जैसे प्रोडक्ट को लाया जाता है तो राज्य सरकारों के पास में कमाई के जरिए खत्म हो जाएंगे। तो अभी जैसे मध्य प्रदेश सरकार को अपना बजट बनाना है और उसमें अगर कोई भी अपनी आय में कमी या बढ़ोतरी करनी है तो पेट्रोल और डीजल पे वेट के माध्यम से वो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको जीएसटी के दायरे में ला दिया गया तो फिर वो राज्य सरकारों के पास में वो ऑप्शन बचेगा नहीं। और किसी भी जीएसटी के कानून में परिवर्तन करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक संस्था बनाई गई है जिसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है और 50% हिस्सेदारी राज्य सरकारों की है। तो राज्य सरकारें जब तक सहमत नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। और अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा लग नहीं रहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। बिल्कुल, मेरे साथ गुंजन चौक से भी हैं बीजेपी से। मैडम, आपको तो काफ़ी बार इसका सामना करना पड़ता होगा, कई डिबेट्स में भी आप सुनती होंगी। ये मांग तो लंबे समय से रही है, तो मध्य प्रदेश की सरकार क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाती है कि लोगों की ये मांग, ये कहने की ज़रूरत ही ना पड़े जीएसटी में लाने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्सेस हमारे हैं। देखिए, अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र के साथ ही शुरू करूंगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसी पे भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है और इसी के लिए काम करती आ रही है। 2014 से अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास एक विकास का इतिहास है। आने वाले 25 वर्षों का उनके पास फ्यूचर का विजन है, वो विकास का विजन है, विकसित राष्ट्र 2047 का विजन है। हर क्षेत्र के लिए काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि 11वें नंबर के पैमाने पे थी हमारे इंडिया की अर्थव्यवस्था, उसे मात्र 10 वर्षों में उन्होंने 5वें नंबर पे लाके दिए। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पर कैपिटा इनकम जो 12,000 थी आज 1,40,000 है। जीडीपी की मैं बात करूं तो 16% की ग्रोथ है। जीएसटी की अगर आप बात करें तो 16% की ग्रोथ जीएसटी में भी देखी गई है। तो ये दर्शाता है कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, अगर मैं मध्य प्रदेश में बात करूं तो गरीब के लिए भी काम कर रही है, युवाओं के लिए भी काम कर रही है, मिडिल क्लास के लिए भी काम कर रही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रही है। उसका उदाहरण है, जिस तरह आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, हम एक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, हम निवेश ला रहे हैं। हम भारत में मध्य प्रदेश में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 1 लाख करोड़ का निवेश मात्र उज्जैन में पहले हफ्ते में पहले इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में हम लेकर आए हैं। 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। दूसरी, हमने बंबई में जिस तरह निवेश आया, 75,000 करोड़ का निवेश की बात हो रही है। तीसरी, आज हमने जबलपुर में एक ऐतिहासिक कॉन्क्लेव किया है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव। तो ये दर्शा रहा है कि जो सरकार है ये संवेदनशील है, ये भावना गरीब की भी देखती है, तो ये अर्बन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी पूर्ण रूप से विकास के लिए काम कर रही है। और ये मैं पूर्ण रूप से इसको कह सकती हूँ कि आज जो हम 11वें से 5वें पे आए हैं, अगले 5 साल में हम पहले नंबर पे आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अमित शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं। जीएसटी कलेक्शन में सरकारें नंबर 1 रहती हैं, रियायत और राहत उस तरीके की मिल नहीं पाती। देखिए, हम जीएसटी किस भाव से लाए? हमने कहा कि सारे जो इधर उधर के टैक्स थे उनको समाप्त कर दिया जाएगा, सिर्फ देश में एक टैक्स होगा। और जब 2013 में इस तरह की चर्चा आई और उससे पहले जो ड्राफ्ट तैयार करा आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये स्लैब एक जो 27% था उस स्लैब को हम एक बार विचार भी करेंगे। लेकिन 2013 से लेकर 24 आ गया, लेकिन ना विचार किया गया। अब जीएसटी स्लैब में आप देखिए कि वेट के टैक्स में अभी जैसे चर्चा चल रही थी, पेट्रोल अगर डीजल जिस भाव से बढ़ रहा है तो महंगाई उस भाव से भी बढ़ रही है। अगर पेट्रोल जब जब ऊपर होता है, डीजल जब जब ऊपर होता है, महंगाई अपने आप ऊपर हो जाती है। हम जो गरीब है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर से अमीर होता जा रहा है। हम बजट को सामान्य भारतीय नागरिकों के नाते देखें और देखें कि आम लोगों को क्या मिल रहा है, तो जीएसटी पे करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 22.3% लोग हैं। बेहतर बढ़ा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, लेकिन हम उस इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर हम नीचे आम जनता को क्या देना चाहते हैं? हम क्यों नहीं पेट्रोल डीजल को जीएसटी स्लैब पर लेके आते? जब डॉलर बढ़ता है घटता है तो हम बढ़ा देते हैं, जब लेकिन वो घटता है
तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के देश में भाव क्यों नहीं घटते? जब इंटरनेशनल लेवल पे कम होता है तो और देश उसको कम कर देते हैं, हमारे यहाँ एज इट इज रहता है। तो उसकी जो भावना है, हम कृषि की बात करें, किसान की बात करें कि लाभ का धंधा मिलेगा, किसान की आय दोगुनी होगी। अब तो खैर किसान की, वाकई में किसान की चिंता के भाव बनाने वाले कृषि मंत्री अब तो मध्य प्रदेश से ही हैं। तो मुझे विश्वास है कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए जो किसान का मूल जो भाव है उसको जीएसटी स्लैब से दूर रखा जाएगा, उनके ट्रैक्टर, ट्रॉली, बीज, तमाम चीज़ों को। बिल्कुल। ईवी एक बड़ा सेक्टर है जहां ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। मैं मार्केट एक्सपर्ट हैं मेरे साथ, उनसे बात करता हूं। सर, बजट 23 तारीख को आना है। ईवी इंडस्ट्री पिछले 3-4 साल पहले काफ़ी तेज़ी से बूम आया, लेकिन उसके हमने देखा तेज़ी से गिरावट भी होती गई। तो कहाँ गड़बड़ियाँ हो गई और क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट में ईवी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, 3 साल पहले जब ईवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया था तो सरकार पीएलआई स्कीम लेकर आई थी, जिसके कारण थोड़ा सा ईवी में एक ग्रोथ आया था। हमें समझना है कि ईवी में जो सबसे मेन कंपोनेंट है लिथियम की जो बैटरी लगती है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार की मंशा शुरू से ये थी कि पीएलआई स्कीम के तहत जो कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं वो लिथियम बैटरी और उसके प्लांट भी इंडिया में लगाएं, जो सफलता पिछले 3 सालों में नहीं मिली। अब उम्मीद है कि पीएलआई की एक और स्कीम आने वाली है, इस बजट में उम्मीद रखी जा रही है, जिसमें बैटरी का उत्पादन भी इंडिया में होगा। जब तक बैटरी का उत्पादन इंडिया में नहीं होगा तो ईवी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखी जा सकती, क्योंकि बहुत बड़ा कंपोनेंट बैटरी के प्राइस का होता है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो देश के लिए हितकारी नहीं है। बिल्कुल। और 28% उस पर जीएसटी लगती है बैटरी पर, तो ये सबसे बड़ी समस्या। मेरे साथ दिनेश जी हैं, माफ़ कीजिए, महेश जी, क्या ये डीलर भी हैं ईवी के, तो आप बेहतर बताएंगे क्या समस्या आ रही है? सर, समस्या सबसे बड़ी ईवी में क्या है कि जीएसटी स्लैब जो है ना वो अलग अलग है। जैसे कंप्लीट गाड़ी अगर लेते हैं तो 5% जीएसटी लग रहा है, और अलग से हम कुछ पार्ट्स बुला रहे हैं तो 18% जीएसटी लग रहा है, और बैटरी अगर खरीदते हैं तो 28% जीएसटी लेड एसिड पे है, और 18% जीएसटी जो है लिथियम बैटरी पे लग रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर जब बैटरी ख़राब हो रही है तो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो वो आदमी डबल से ख़रीद नहीं पाता है, तो वो गाड़ी जो है ना ख़राब हो जाती है। तो धीरे धीरे लोगों का जो है उस तरफ रुझान कम हो रहा है ईवी की ओर, क्योंकि महंगा, उसके पार्ट्स बहुत महंगे पड़ रहे हैं और बराबर जो है ना सर्विस दे नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो मैं चाहता हूं कि वो जो जीएसटी स्लैब है वो एक ही होना चाहिए, 5% के जीएसटी में सारे पार्ट्स और ईवी पूरे कंप्लीट उसका स्पेयर पार्ट्स मिलना चाहिए। इस बार उम्मीद कर रहे हैं बजट में कि ये सब राहतें मिलेंगी, क्योंकि इस बार फंड की कोई कमी नहीं है भारत सरकार के पास, बड़ा जानदार प्रदर्शन रहा है इकोनॉमी का इस बार। बिल्कुल उम्मीद है कि काफ़ी कुछ मिलने वाला है ईवी को, क्योंकि ईवी जो है आने वाला भविष्य है। ईवी के लिए तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और ईवी बहुत अच्छा है। मैं तो 3 साल से गाड़ी खुद भी चला रहा हूँ और काफ़ी लोगों को जो है सुझाव भी देता हूँ। ईवी का भविष्य बहुत अच्छा है अपने। बिल्कुल, ईवी का भविष्य ज़रूर अच्छा है। 3 साल पहले हमें ऐसा लगा भी था, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हुई, कई सारे शोरूम, कई सारे डीलर्स की दुकानें बंद हो गई, और उसके बाद ये ऐसा उम्मीद की जाने लगी कि शायद भारत सरकार इस पर कुछ नज़र इनायत करेगी और कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। मेरे साथ कुछ कर्मचारी भी हैं, उनसे बात करते हैं। 23 तारीख को बजट आ रहा है, बतौर कर्मचारी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि एनपीएस जो है कर्मचारियों के लिए दुखदाई साबित हो गई है। उनको जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको 1000-1200 रुपये पेंशन मिलती है। तो पेंशन में का जो गारंटेड पेंशन जो शासन केंद्र मोदी जी से उम्मीद है कि ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे कि सभी को पेंशन अच्छी मिलेगी। उसके बाद टैक्स स्लैब अच्छा हो, उसके बाद जो आउटसोर्सिंग और संविदा प्रथा जो चल रही है वो बंद हो। सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी बजट कम आ गया है सभी कंपोनेंटों के लिए, उन कंपोनेंटों में बजट बढ़ाया जाए। ऐसी काफ़ी सारी उम्मीदें। 8वां वेतन आयोग गठित हो, जिससे और सारी जो 6वें 7वें वेतनमान की जो वेतन विसंगतियां हैं वो 8वें वेतनमान में ख़त्म हो, ये कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। बैरागी जी, आप ये बताइए, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 23 तारीख को बजट आ रहा है। 23 तारीख का जो बजट आ रहा है उसमें हमें उम्मीद है कि कम से कम जो लिमिट है 80C की जो लिमिट 1.5 लाख दी गई है उसको कम से कम काफ़ी दिनों से चली आ रही है, उसको कम से कम 2.5 लाख तो करना चाहिए, जिससे आम पब्लिक को फ़ायदा सेविंग कर सकें। क्योंकि वो जो लिमिट है 7 लाख रुपये जो न्यू स्कीम में दी है, 7 लाख जो लिमिट है उसको भी कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं, कुछ उसमें क्या है कंडीशन दे दी गई है कि आप 7 लाख से ऊपर इनकम है तो उनको 3 लाख की छूट मिलेगी, जिनकी 7 लाख के अंदर है उनके लिए बेनिफिट है, इनकी 7 लाख से ऊपर इनकम है उनको 3 लाख से कैलकुलेशन होगा। इसलिए उम्मीद है कि ये 7 लाख जो लिमिट है ये तो सबके लिए हो, या फिर जो लिमिट है 7 लाख के अंदर है तो जो 7 लाख ये तो सभी के लिए कर देना चाहिए, या फिर उसको
मतलब जैसे कि आप मान लीजिए दो स्कीम दी है, ओल्ड और न्यू रिजीम। तो ओल्ड रिजीम में आपको 5 लाख की छूट है, न्यू रिजीम में 7 लाख की है। और जो 7 लाख की कन्फ्यूज़न क्या होता है कि कस्टमर आते हैं बोलते हैं साहब मेरी 7 लाख लिमिट है और मेरी 10 लाख इनकम है, तो 7 लाख तो माइनस करिए, बाकी उस पर टैक्स दूंगा मैं। लेकिन जो हर एक के लिए लागू नहीं होती है, उसको भी सबके लिए एक समान कर देना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद है। ठीक है, नवनीत जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी और बेहतर तरीके से बताएंगे। सर, टैक्स स्लैब को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार क्या होने वाला है? देखिए, पिछले 12 सालों से जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जो इनकम टैक्स की, वो कभी नहीं बढ़ी। 12 साल पहले 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता था। आज भी स्थिति वही है। ऐसा व्यक्ति जिसकी आय, अगर पुराने टैक्स रिजीम की हम बात करें और उसकी आय 5 लाख से ज़्यादा है, तो वो 2,50,000 1 रुपये से टैक्स की देने की शुरुआत करता है। और नए टैक्स रिजीम में अगर किसी व्यक्ति की आय 7 लाख रुपये से ज़्यादा है तो 3,01,000 रुपये के बाद उसकी टैक्स की गणना शुरू होती है। तो आप आज ये समझिए कि जो 12 साल पहले एक लिमिट तय की गई थी उसको बढ़ाया नहीं गया है, और खासकर तब जबकि सरकार द्वारा तय किए गए जितने टारगेट्स हैं वो टारगेट से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन हो रहा है। ये इंडिया के इतिहास में ये एक बड़ा अच्छी घटना है, क्योंकि पहले की सरकारों में ये हुआ करता था कि वो टारगेट जो तय करते थे वो टारगेट ही अचीव नहीं हो पाते थे। हम पिछले 3 से 4 सालों से कंटिन्यूसली अपने टारगेट से ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो। तो इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट समय नहीं हो सकता कि इस देश की जनता को, जो कि पिछले 12 सालों से एक लिमिट तय की गई है, उस लिमिट को बढ़ाया जाए। क्योंकि इन्फ्लेशन 12 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक व्यक्ति जो आज से 12 साल पहले 20,000 रुपये कमाता था, निश्चित रूप से आज वो 50,000 से 60,000 के बीच में कमाता होगा, तभी जाकर के वो अपनी एक जीवन स्तर को मेंटेन कर पाएगा। तो सरकार को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, और हमें लगता है कि शायद ये जो अभी बजट आने वाला है इसमें इस बात को ध्यान में रखा जाएगा और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है अगर ऐसा होता तो। बहुत मेरे साथ मधुर जी हैं, गृहिणी भी हैं, कारोबारी भी हैं। आप क्या उम्मीद कर रही हैं? हमने तो ये भी कई वर्गों से पिछले कुछ दिनों बातचीत की है, तो वो ये चाहते हैं कि महिला कारोबारियों को भी, बिजनेस वुमेन को भी कुछ राहत मिलनी चाहिए टैक्स स्लैब में। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यदि महिलाओं की बात करते हैं, सबसे पहले तो घर की बात आती है, तो बजट घर से ही बिगड़ना शुरू होता है। और मैं कारोबारी हूं, मैं एक अपना प्री स्कूल रन कर रही हूं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में जो बेनिफिट्स है वो महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा होने चाहिए। और कुछ ऐसे स्लैब्स अभी भी हैं जहां पे काउंटिंग नहीं होती है, जिनका मतलब अभी भी उनको कंसिडर नहीं किया जाता है एक प्रॉपर बिजनेस में। जो महिलाएं रन करती हैं तो उनको भी प्रॉपर बिजनेस में मतलब कनेक्ट करना चाहिए। लाइक प्री स्कूल आज भी प्रॉपर बिजनेस में नहीं काउंट होता है, हमको बेनिफिट्स नहीं मिलते किसी भी चीज़ के, तो उन बेनिफिट्स में हम लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए। हमें भी MSME वगैरह में रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए और बेनिफिट्स मिलना चाहिए। इसके अलावा रसोई गैस है, कॉस्मेटिक्स का सामान है, उस पर क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? डेफिनेटली जैसे जैसे रसोई का सामान तो दिन बे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो यदि घर से कह सकते हैं बजट बिगड़ना शुरू होगा तो आगे तक बजट बिगड़ेगा। तो मेरा उम्मीद है कि इस बार गवर्नमेंट उस पर भी कुछ वर्क करेगी, जो ऑयल के रेट, गैस के रेट जो बढ़ रहे हैं उस पर भी कुछ कंट्रोल होगा। फिलहाल हर सेक्टर के लोगों को उम्मीद है कि मोदी सरकार के इस बजट में बड़ी राहतें होंगी, बड़ी सौगातें होंगी। फिलहाल हमारी चर्चा लगातार जारी है। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। एक मिनट। निर्मला सीतारमण 7वीं बार अपना बजट पेश करने जा रही हैं। पिछली बार जो बजट पेश किया था वो बजट ज्ञान GYAN पर आधारित था। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। जाहिर सी बात है बेरोजगारी भी एक बड़ा विषय है। 4 वर्गों पर फोकस भारत सरकार का था, मोदी सरकार का था, लेकिन इस बार के बजट में किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस रहेगा और बेरोजगारी सरकार किस तरीके से कम कर पाएगी अपने बजट के ज़रिए, तो ये एक बड़ा विषय है। इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर बातचीत करना चाहूँगा। सर, पिछली बार का बजट हमने देखा, अब 23 तारीख को बजट आ रहा है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है, राजनीति भी खूब इस बेरोजगारी के नाम पर होती है, तो आप क्या उम्मीद करें कि इस बार बजट में इस समस्या को खत्म करने की कोशिशें दिखेंगी? निश्चित तौर पे उन्हें करना ही होगा, क्योंकि मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 में उन्होंने सड़कें बना करके इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप कर लिया। अब इंडस्ट्री लगाने की बारी है। लेकिन पिछले साल जैसे 11,11,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुए थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर देश को सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करने वाला एक सेक्टर है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बजट एलोकेशन हुआ तो हमारी सीमेंट, स्टील और जो मजदूर वर्ग है उसको एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग के एक बहुत बड़े तबके को रोजगार मिलेगा, और इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश करेंगी और ग्रोथ करेंगी। तो मेरे हिसाब से रोजगार के मुद्दे को शांत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा एक बजट का एलोकेशन उसमें आना चाहिए। बिल्कुल। नवनीत जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इंफ्रा सेक्टर को अगर अच्छा बजट देती है सरकार
तो बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी और हमारे जो बेरोज़गार हैं इस देश के, उनको क्या इसमें राहत मिल पाएगी इस बजट में? निश्चित रूप से देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब भी सरकार पैसा डालती है तो उससे क्या होगा, उससे रोड बनेगा। रोड बनाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें चाहिए, उसके बाद में फिर आपको उसके लिए लेबर चाहिए। तो निश्चित रूप से जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार पैसा खर्च करेगी तो रोज़गार का सृजन होगा और रोज़गार के सृजन से ये जो बेरोज़गारी की समस्या है काफ़ी हद तक इससे निजात पाया जा सकता है। रियल इस्टेट सेक्टर से हमारे साथ दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आप बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार के बजट से और रियल इस्टेट को क्या मिलने वाला है, कितनी रियायत और कितनी राहत? सर, मेरा मानना है कि पिछली बार रियल इस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट ने किया नहीं था। पिछली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। हालांकि हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना ज़्यादा जोर दिया जाता है, रियल इस्टेट उतनी ही गति से बढ़ता है। जैसा कि हुआ लास्ट 3 सालों में रियल इस्टेट सेक्टर में खास तौर पे प्रॉपर्टी में 30% का इजाफा है। पर कहीं ना कहीं जो खरीदने वाले लोग हैं, क्योंकि रियल इस्टेट से सिर्फ रियल इस्टेट घर नहीं हुआ, घर के अलावा इंडस्ट्रियल सेटअप में भी लैंड्स की आवश्यकता होती है। बहुत सारी बैंक्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रेंट भरने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। तो रियल इस्टेट से बहुत सारी चीज़ें अपने आप में जुड़ी हुई हैं और रियल इस्टेट का फ़र्क उन चीज़ों पे भी पड़ता है और रोजगार पे भी उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। पर प्रधानमंत्री आवास योजना पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, जिसकी वजह से जो छोटे मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ हैं उनको घर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मानना है प्रधानमंत्री आवास योजना पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, मध्यम वर्गीय हमेशा हर बार सरकार की तरफ देखता है कि कहीं ना कहीं हमें हाउसिंग लोन के लिए इंटरेस्ट रेट में थोड़ी कमी मिलेगी, जो कि निरंतर बढ़ती जा रही है। देखिए, प्रॉपर्टी के रेट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, इनकम लोगों की बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है, भाई साहब बहुत अच्छे से बताएंगे। बट मेरा मानना है कि उसको रीच करने के लिए एक आम आदमी, हर व्यक्ति उसको टच करने की कोशिश कर रहा है उस अपने बजट को, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रियायत होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसको अपना घर खरीदने का सपना आसान हो सके। बिल्कुल। गुंजन जी, बताएंगी इंफ्रा सेक्टर को क्या मिलने वाला है, क्या उम्मीद कर रही हैं आप? चूँकि बेरोज़गारी को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी आप लोगों को होती है, चाहे चुनाव हो, चाहे बेरोज़गार युवाओं का सामना करना हो। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप जो सवाल सबसे कर रहे थे, इंटरिम बजट एक पिक्चर होती है कि सामने जो देश के आता है, जो फुल बजट में अब आपको पूरा देखने को मिलेगा। इंटरिम बजट में 11.11 लाख करोड़ का सैंक्शनिंग दिया गया है सरकार द्वारा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। 3.4% ऑफ जो जीडीपी आता है। तो ये आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा प्राइम सेक्टर है जिस पे सरकार काम कर रही है। इंटरिम बजट में भी आप सबके समक्ष में आया है और बस 2-3 दिन के दिन बचे हुए हैं, पूरे देश के सामने आएगा। ये मोदी सरकार है जो गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, ये मोदी सरकार है जो युवा उत्थान के लिए काम कर रही है, ये मोदी सरकार है जो किसान कल्याण के लिए काम कर रही है, और यही मोदी सरकार है जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। चाहे घर की बात हो, अभी मैं सुन रही थी आपने महिला से भी एक जो टिप्पणी ली थी, मैंने सुना, ये घर की महिलाओं को चाहे सिलेंडर का रिबेट हो, चाहे महिलाओं को टैक्स में रिबेट हो, चाहे महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे के देश चलाने में सशक्तिकरण का काम हो, ये मोदी सरकार है, ये महिलाओं को सशक्त समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, कमेंट अमित शर्मा जी से ले लेते हैं। मैडम की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे मोदी सरकार है कि 15,000 रुपये किसी को तनख्वाह मिलती थी, उससे 17,000 मिलने लगे, 2,000 बढ़ गए। लेकिन सिलेंडर पर 400 रुपये से, जो 2013 से पहले था 400 रुपये से, आज 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। आज 65 रुपये डीजल और पेट्रोल के भाव से 116 रुपये पेट्रोल हो गया। बिल्कुल ये मोदी सरकार है। किसान जब लाभ के धंधे की बात करती है तो किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, और किसान जब उन्नति और प्रगति की बात करता है तो हर वर्ष उसकी फसल घटती है, और बीमा योजना के नाम पर उसे 1500 रुपये और 1000 रुपये मिलते हैं। ये मोदी सरकार है। रोजगारी की, जहां हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, हम उन रोजगार में सिर्फ अडानी और अंबानी के स्ट्रक्चर को करोड़ों रुपए देकर उनके स्लैब पर माफ कर देते हैं। लेकिन जब हम गरीब किसान का और एक एजुकेशन लोन लेने वाले उस छात्र की बात आती है तो हम उस पर पेनाल्टी लगाए जाते हैं, और हम कहते हैं, टारगेट सेट करते हैं कि जब 2013 में आए थे कि 2024 तक हम इस गरीबी को दूर करेंगे और हर व्यक्ति के घर पर उसके सहारे के लिए छत होगी, हर हाथ को काम होगा। अब 2024 आ गया। अब 2024 से मोदी जी ने बैसाखी की सरकार बनाकर 2047 का लक्ष्य रख दिया। ये एक आंकड़े हैं, इस आंकड़ों के जाल पर शायद मेरे ख्याल से जनता जागरूक है, और जनता सीधा ये चाहती है कि हर चीज़ को जीएसटी, जब आप सिंगल टैक्स लाए
हटायो और सिंगल टैक्स पर हर व्यापारी को उसकी राहत मिले। हर 6 महीने में व्यापारी जाता है अपने रिबेट टैक्स को वापस करने, जमा करने, वो समझ ही नहीं पा रहा कितने टैक्स लग रहे हैं। आप गाड़ी को उसको घुमा घुमा कर वहीं लाके खड़ा करते हो। आम जनता को सीधा टैक्स चाहिए। आज हम किसी भी एक आम मध्यम परिवार खाना खाने जाता है तो स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स और उसके बाद वैट टैक्स, और अगर कहीं जबरदस्ती किसी की चल रही है तो सर्विस टैक्स भी वो खाने वाला लेता है, जिससे एक थाली कितनी महंगी हो गई है, ये मोदी सरकार को सोचना हो। बिल्कुल, मोदी सरकार ज़रूर सोचेगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर की। मेरे साथ सर आप ये बताइए कि जो बिज़नेस आप करते हैं वहाँ वो सेक्टर मोदी सरकार के इस बजट से क्या उम्मीद कर रहा है? बस उम्मीद ये है सीधा, जैसे मैं बुक पब्लिशिंग ट्रेड से आता हूँ तो उस पर सीधा बुक्स पे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो उसका मुख्य उत्पादक घटक है पेपर पे लगातार पिछले 10-12 सालों से लगातार टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जीएसटी वगैरह। तो उसमें कुछ रिबेट मिले जिससे कि इनकी प्रोडक्शन कास्ट कम आए। तो स्कूल सेक्टर में भी और हायर एजुकेशन में से ज़्यादा जरूरी स्कूल सेक्टर है, तो उन लोगों को राहत मिल सकेगी, जिससे बुक्स की जो MRP होता है उसका कंट्रोल हो। बिल्कुल, बुक्स की MRP पे कंट्रोल हो, रियायत मिले, राहत मिले। मेरे साथ अमित गुप्ता जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। कोचिंग संचालक भी हैं। सर क्या उम्मीद कर रहे हैं मोदी सरकार के इस बजट से? मैंने देखा है कि आपके यहाँ बड़े दूरस्थ अंचलों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं देखता हूँ बड़ा महंगा बस्ता, और जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फिर फीस। दरअसल क्या है, आज के ज़माने में कोचिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है और शिक्षा का जरिया भी है। हमारे भारत में लगभग जितनी भी प्रमुख पढ़ाइयाँ हैं सभी में कोचिंग के माध्यम से ही बच्चों का चयन होता है, और सरकार ने कोचिंग पर भी 18% GST लगा रखा है। आप बताइए, शिक्षा का जो आज की डेट में मेन जरिया है उस पर 18% GST, जो कि एक हायर स्लैब में आता है, उस पर 5% या कम से कम 12% किया जा सकता है, या फिर GST हटाया भी जा सकता है। ये डायरेक्ट सिर्फ बच्चों के ऊपर लगता है, ऐसा नहीं कि कोचिंग संचालक देते हैं, बच्चों के ऊपर लगता है। इससे शिक्षा महंगी हो रही है। दूसरा, मैं एक मांग करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एजुकेशन में आपका बजट है, उसमें बजट के साथ साथ थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाएं। पेपर लीक होने की जो घटनाएं लगातार आ रही हैं, नीट की, और प्रूफ भी हो चुका है, तो उसमें सिक्योरिटी लेयर बढ़ाएं, भले ही उसमें थोड़ा सा बजट बढ़े, ताकि इस प्रकार से बच्चों का जो मनोबल टूट रहा है वो ना टूटे। तीसरी चीज़, कोचिंग संचालक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, बहुत सारा प्रोडक्ट भी बच्चों को देते हैं। उस पर भी उन लोगों को अलग से GST देनी पड़ती है, जिस पे उनको कोई भी रिबेट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, या जो दूसरी GST की स्कीम है वो उन पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस बजट में कोचिंग संचालकों के साथ साथ समस्त एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। और भारत में ये बात सही है कि अप्रत्याशित रूप से सरकार ने काफ़ी मेडिकल की सीट्स में इजाफा किया है, बट स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं सुधर रही हैं। उसके लिए आयुष्मान जैसी योजनाएं जो बनाई, इसमें आप पूर्णतः फ्री करते हैं। पूर्णतः फ्री ना करके मैं कहूँगा आप पार्शियली उनसे पेमेंट लीजिए, ताकि जिस तरीके का आयुष्मान में फर्जीवाड़ा हो रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के बजट में ही ऐड होता है। फर्जीवाड़ा ना होकर ज़रूरतमंद आदमी उसको सस्ता इलाज मिले और अच्छा इलाज मिले, जैसा कि एम्स में हो रहा है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस पर भी सरकार फोकस करे। बिल्कुल गंभीर सुझाव हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, और उम्मीद भी है कि शायद इस बजट में कुछ इसका प्रोविजन होगा। मैडम, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, जो स्टडी मटेरियल हैं, वहाँ जो GST लगता है, कोचिंगों में जो GST लगता है, वहाँ किस तरीके की रियायत मिल सकती है? डेफिनेटली इस क्षेत्र में वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि दिन पे दिन यदि देखें तो अभी सर ने भी बताया, जैसे पेपर का कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो वो जब बर्डन दिन पे दिन बढ़ता जाएगा तो बच्चे का बैग का बर्डन भी बढ़ता जाएगा, उसका कॉस्ट जो होगा डेफिनेटली उसके पेरेंट्स पे बर्डन आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट के लिए, एक मतलब आम जनता के लिए गवर्नमेंट को इस पे भी वर्क करना चाहिए कि जो कॉस्टिंग दिन पे दिन मटेरियल्स की बढ़ रही है, स्टडी मटेरियल्स की, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल, मैं नवनीत जी से एक बार बात कर लेता हूँ। सर, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर जो GST लगता है यहाँ कुछ रियायत मिले? क्योंकि हमारे बच्चे, या मध्य प्रदेश में बड़ी मुश्किल से भोपाल इस्टेब्लिश हो पा रहा है, धीरे धीरे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, चाहे नीट के लिए चाहे IIT के लिए, तो इतना GST लग रहा है। तो उम्मीद ऐसी कुछ है कि आपको कि इस बजट में कुछ प्रोविज़न हो सकता है? देखिए, हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन को सस्ता करने के लिए उस पर से GST की दर कम की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सरकार का उसके पीछे कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है, और सरकार का उस पर पक्ष ये होता है कि कोचिंग क्लासेस जो है वो मैंडेटरी एजुकेशन नहीं है। एक बच्चा अपने स्वयं से भी पढ़ाई कर सकता है, या उसके पास दूसरे साधन भी हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन के ऊपर GST नहीं है। ये हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि रिकॉग्नाइज कोर्सेज है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर GST है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई उनका मत ये होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन एक एडिशनली ऑप्शनल कोर्स है और उसके ऊपर GST लगाया जाना चाहिए। तो ये सरकार का एक पक्ष ये है, और एक पक्ष हमारे मित्र ने साथ में रखा कि उसको भी GST से मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए अगर
अगर हम चलें तो अब वर्तमान में ही वित्त मंत्री महोदय का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी का जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, उनका जो एक वाइट पेपर पहले प्रेजेंट किया गया था उसमें 15% का एवरेज रेट ऑफ टैक्स का परिकल्पना की गई थी, जो कि वर्तमान में अभी जो टैक्स का कलेक्शन हो रहा है करीब करीब 12% एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ रहा है। तो सरकार का टारगेट ये है कि उस 12% को 15% कैसे किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जीएसटी में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद करना या किसी तरीके की रियायत की उम्मीद करना संभव नहीं है। हो सकता है भविष्य में ये कर की दरें और बढ़ें। जैसे एक अभी बात चल रही है कि 12% की कुछ जो टैक्सेबल कमोडिटीज़ हैं और कुछ टैक्स कमोडिटीज़ 18% पर हैं, तो हो सकता है 12% का रेट कभी 15% भी कर दिया जाए। तो ये संभावना है। बिल्कुल, उम्मीदें सबको हैं। फिलहाल 23 तारीख हमें इंतज़ार करना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के एक विशेष क्षेत्र को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पर्यटन का क्षेत्र मध्य प्रदेश जिस तरीके से ग्लोबली दुनिया भर में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है, मध्य प्रदेश में तमाम टाइगर रिजर्व हैं, तमाम नेशनल पार्क हैं, घूमने की तमाम जगहें हैं। तो यहाँ की होटल इंडस्ट्री क्या उम्मीद कर रही है मोदी सरकार के इस बजट से, इस पर भी राय जान लेते हैं। संतोष जी हमारे साथ हैं। संतोष जी, बड़ा सेक्टर है और देश और दुनिया के तमाम पर्यटक अब मध्य प्रदेश में आना शुरू हो चुके हैं, खासकर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सर इस बार? सर, एक तो पहली बात तो सरकार को पर्यटन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सर, इसमें जो हम हॉस्पिटलिटी सर्विस में, होटल्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस पर टैक्सेस का पार्ट इतना ज़्यादा हैवी है कि उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। रन कैसे करना पड़ता है, कैसे कॉस्टिंग होता है, ये सारी चीज़ें टैक्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है और हमको टैक्स हर जगह देना पड़ता है। मतलब लॉन्ड्री पे भी टैक्स लग रहा है, ग्रॉसरी पे भी टैक्स लग रहा है, फूड पे भी लग रहा है, गैसेस पे भी लग रहा है। तो मतलब एवरीथिंग हम लोग जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ना के बराबर हो गया। पहले जो रेशो था कि 30-70 का रेशो था, लेकिन अभी वो जो रेशो है वो बहुत कम हो गया, 80-20 का हो गया। तो अभी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और अगर सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमको टैक्सों पे थोड़ा सा वो दे और पर्यटन को बढ़ावा दे, क्योंकि मध्य प्रदेश एक इतना अच्छा पर्यटन का हिस्सा है कि अगर सरकार उस पर विचार करे तो मध्य प्रदेश के अंदर इतने पर्यटन स्थल है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से उस पर ध्यान दिया जाए, उसकी ब्रांडिंग हो, उसको ध्यान दिया जाए तो एक बहुत अच्छा आय का स्रोत बन सकता है हम सब लोगों के लिए। बिल्कुल, स्पर्श हमारे साथ हैं, आप बहुत दिनों से ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, कुछ असर दिख सकता है क्या इस बार के बजट में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, और मैं सबकी बात से इसमें सहमत भी हूँ, कि हमें आम जनता के अलावा कुछ स्टेट या हमें स्टेट के साथ कैपिटल प्रोविजंस भी करने की आवश्यकता है। और जैसे अगर हम बात करें कि अभी बेरोज़गारी की बात हो रही थी, तो हर कैपिटल्स के पास अगर आप एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएशन करवा दें, इसमें आपको एमएसएमई की भी मदद लेनी पड़ेगी, बट अगर ये प्रोविज़न दिया जाता है तो आप देखते हैं जो आज बैंगलोर, हैदराबाद या मुंबई जैसी शहरों में जो लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं, उस शहर की रिसोर्सेज भी वहाँ पे लिमिटेड हैं, तो वापस वो लोग अपने घर पलायन करेंगे, उनको अपने घर पे काम मिलेगा। तो हर कैपिटल में, जैसे अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के आसपास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना चाहिए, जिसके माध्यम से यहीं पे, जैसे अगर आप दुबई जाते हैं तो फ्री जोन है, वहाँ पर आपको स्पेशल रिबेट मिलता है, वो यहाँ अगर आप क्रिएट करते हैं तो अपने आप अपने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और हमारे पास व्यवसाय भी आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम एक पर्यटन से अगर बात करते हैं तो पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखें कि हम इनके लिए से स्मार्ट सिटीज़ हमने बनाई थी, तो उसी तर्ज पे अगर हम कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ आइडेंटिफाई करें और उनको डेवलप करें तो वहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि वन नेशन वन टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो हर कॉमोडिटी, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या इनफैक्ट लिकर भी हो, हर चीज़ जीएसटी के अंतर्गत आनी चाहिए। बिल्कुल, जीएसटी के अंदर आना चाहिए पेट्रोल, और उम्मीद ऐसा कर रहे हैं 23 तारीख को क्लियर होगा। सर, एक आखिरी कमेंट, क्या लग रहा है इस बार सबसे ज़्यादा फोकस किस सेक्टर पे होने वाला है बजट में? बजट में मेरे हिसाब से जो सेक्टर आइडेंटिफाइड होंगे वो 3 होंगे: ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और पीएलआई। ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, पीएलआई के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना से इंडिया में आने की संभावना है वो स्कीम के थ्रू यहाँ पे आएंगे, और टेक्सटाइल में सबसे 4.5 करोड़ लोगों को, परिवार को रोजगार इंडिया में मिलता है, तो रोजगार से संबंधित सेक्टर्स पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, नवनीत जी, आपको क्या उम्मीद है, किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा जोर रहने वाला है इस बार? मुझे लगता है सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देगी, क्योंकि देखिए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है, और कभी भी जब तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है तो ये आने वाले 5 सालों की दिशा निर्धारित करेगा। तो इस सरकार का जो मुख्य फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, और साथ ही साथ जैसे हमने पहले भी बात की कि बेरोजगारी को एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है और उस समस्या से हमें निजात पाना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे ही सरकार अगर प्रोविजनिंग ज़्यादा करती है तो उससे निश्चित रूप से रोजगार का सृजन होगा और देश की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी।
मैं संतोष बैरागी जी से भी एक फाइनल कमेंट ले लूँ। आप क्या उम्मीद करें सबसे ज़्यादा जोर किस सेक्टर पर रहने वाला है? सर सबसे ज़्यादा जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सर ने बताया है, उस पर ही रहेगा। और मेरा मानना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे अभी अच्छा चल रहा है और अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आने जाने में परिवहन में थोड़ी गति आए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार सबसे ज़्यादा आपके क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को क्या मिल सकता है? जो नई शिक्षा नीति है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने पे मुझे लगता है सरकार फोकस करेगी, क्योंकि अभी हो क्या आ रहा है, जो नॉर्मल सारी डिग्रियां ले लेके लोग बेरोजगार तैयार होते जा रहे हैं। तो उस नई शिक्षा नीति में स्किल पर प्रॉपर तरीके से फोकस हो। स्किल में दरअसल क्या हो रहा है, स्किल की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रही है। तो उसमें से वो सारी चीज़ें कम हो और प्रॉपर तरीके से लोगों को स्किल्ड किया जाए, ना कि सिर्फ कागज़ की डिग्री पे फोकस किया जाए। तो उस चीज़ पे नई शिक्षा नीति अगर ठीक तरीके से लागू होती है तो ये चीज़ निश्चित तौर पे सुधार होगी इसमें। जाहिर है 23 तारीख तक सबको इंतजार करना होगा। 23 तारीख को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि मोदी सरकार किस सेक्टर पर ज़्यादा मेहरबान है। फिलहाल उम्मीदें सबको हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी उम्मीदें हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को यूज़ करने वाले लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं कि उनको इस बार के बजट में ज़रूर राहत मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।